अरे तुम रुको। रुको, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? बड़ी बहन ने अविश्वास में चिल्लाते हुए कहा। हालांकि श्रेया गुजराल के शांत भाव को देखकर यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि वे सबसे करीबी दोस्त थे, इसलिए वह जानती थी कि बेचारी लड़की क्या सोच रही थी। वह इस छोटे बदमाश को अपनी सबसे प्यारी दोस्त के दिल को चोट पहुंचाने की अनुमति कैसे दे सकती थी? पुरुष हमेशा इतने क्रूर और विचारहीन क्यों होते हैं? इसे ही विद्वान न्याय का वास्तविक गर्भपात कहते हैं। यह आदमी वास्तव में पूरी मानव जाति का एक घृणित नमूना था। सबसे खूबसूरत श्रेया को तो छोड़ ही दीजिए, अगर जिथर विभाग से कोई भी लड़की चुनकर पेश की जाए तो वह कुत्तों की तरह पुरुषों की भीड़ को कुचल देगी। इस लड़के को अपनी सीमाएं नहीं पता थीं। किसी भी आदमी के लिए श्रेया गुजराल को बस एक आम दिन की तरह अस्वीकार करना, यह एक सपना ही रहा होगा। वेद प्रताप का दिल शोक से भर गया। वह निश्चित रूप से जानता था कि श्रेया गुजराल कौन है, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपनी योजनाओं का खुलासा कर सके, इसलिए उसने इस विषय को टालने की कोशिश की। बड़ी सीनियर बहन, मुझे वास्तव में कुछ करना है, मैं यहाँ आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम बड़ी सीनियर बहन को क्या कह रही हो, तुम छोटी बदमाश? देखो, मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर तुमसे बहस नहीं करने वाला, इसलिए मैं कुछ दया दिखाने जा रहा हूं और तुम्हें कुछ नौकर दे दूंगा, ताकि तुम जो भी करना चाहो वह कर सको, चाहे वह कितना भी महत्वहीन क्यों न हो। बड़ी सीनियर बहन वेद प्रताप के सामने खड़ी हो गई और उसने अपने हाथों को अपनी कमर पर मजबूती से टिकाया और उसे जाने से रोक दिया। हालांकि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि श्रेया गुजराल की तरह भव्य नहीं था, लेकिन वह भी एक कुलीन परिवार से थी और ओमान सिटी में मामलों को संभालने के लिए कुछ नौकरों को भेजना अपने आप में सरलता थी। वेद प्रताप के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यह युवती बहुत दबंग और घमंडी थी। उसने कहा, मेरा काम कल्टीवेशन करना है, बस आने वाले कुछ महीनों में मेरे पास समय नहीं है। बड़ी बहन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन श्रेया गुजराल ने उसे टोक दिया। इस साथी छात्र को जाने दो, शायद इसका गुरु इसे बुला रहा है। श्रेया गुजराल के मन में वेद प्रताप की कम उम्र की उपलब्धियों को देखते हुए उसने अपने जीवन का अधिकांश ध्यान लगन से अभ्यास करने पर केंद्रित किया होगा। ऐसे में यह स्वाभाविक ही था कि उसका रहस्यमय गुरु हर दिन उसके लिए कठोर पाठ की व्यवस्था करता। उसकी ये बातें सुनकर वेद प्रताप के दिल में राहत महसूस हुई। हालांकि उसने सच कहा था और वह इन दोनों सुंदरियों की तुलना में मानसिक रूप से थोड़ा अधिक परिपक्व था, लेकिन उनकी जबरदस्त ताकत और पृष्ठभूमि के कारण वह शांत नहीं हो सकता था। सिर्फ एक शब्द से वे उसे कुचल सकते थे। जैसे ही वेद प्रताप जाने के लिए तैयार हुए, श्रेया गुजराल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम श्रेया गुजराल है। अगर साथी छात्र कभी अपनी साधना पूरी कर लें और उनके पास कुछ समय हो तो कृपया मुझे देखने के लिए मार्शल के क्वार्टर में आए। आपकी उपस्थिति का हमेशा स्वागत रहेगा। वेद प्रताप ने अपने कदम रोके और उसे अपना नाम बताया, वेद प्रताप। फिर वेद प्रताप चला गया। उसकी पीठ को घूरते हुए श्रेया गुजराल केवल आहें भर सकती थी। उसके नाम को लिखने के लिए किस तरह के अक्षरों का इस्तेमाल किया गया था? क्या यह जंगल में वेद था और उज्ज्वल में प्रताप? सिर्फ इन दो अक्षरों के साथ ओमान सिटी में बहुत सारे डुप्लीकेट होंगे। वह उसे इस शहर में कैसे खोजेगी? जब वह रक्षक मार्शल अकैडमी हाउस से लौटा तो वेद प्रताप ने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या चाहिए। ओमान किंगडम ने स्काई वर्म सिल्क का उत्पादन किया था, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वाद्ययंत्रों के लिए किया जाता था। अपनी मार्शल आर्ट की पृष्ठभूमि के साथ उसके लिए इसे ढूंढना और खरीदना मुश्किल था। हालांकि वह रक्षित प्रताप से परिवार को कुछ खरीदने के लिए कह सकता था, क्योंकि इतने बड़े परिवार में निश्चित रूप से संगीतकार थे और इसे प्राप्त करना आसान था।
बशर्ते कोई बाजार मूल्य चुकाए। स्काई जिथर लिस्ट से वेद प्रताप बता सकता था कि स्काई वर्म सिल्क की अनुमानित कीमत लगभग 20 सिक्के सोना प्रति फुट थी। हालांकि यह बहुत महंगा नहीं लग रहा था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि स्काई वर्म सिल्क बहुत पतला और हल्का था। अगर वजन के हिसाब से गणना की जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1 पाउंड खरीदने के लिए 10,000 से ज्यादा सिक्के सोने की जरूरत होगी। वेद प्रताप के पास सिर्फ 70 सिक्के सोने के थे, इसलिए वह 3 फीट सोना खरीद सकता था। व्यापार मेले में उसने बहुत सारी सामग्री खरीदने के लिए 800 सिक्के सोना खर्च किया था, लेकिन सिर्फ 3 फीट स्काई वर्म सिल्क की कीमत 60 सिक्के सोना होगी। रेशम के ये 3 फीट निस्संदेह हल्के होंगे, और यह सिर्फ यह साबित करता है कि यह बहुत महंगा था। वेद प्रताप ने अपने बिस्तर के खंभे पर एक कैलेंडर चिपका दिया, जिसके पन्ने उसके बचे हुए दिनों के बराबर थे। वह हर दिन एक कैलेंडर फाड़ देता था। पहला महीना वह शिलालेख तकनीक, इंस्क्रिप्शन टेक्निक का अभ्यास करने में बिताता था, और बाकी 2 महीने वह अपनी जरूरत की दवाइयां खरीदता था और फिर पागलों की तरह साधना करता था। उसे विश्वास था कि अमृत, इलिक्सर्स और गोलियों की मदद से वह शरीर परिवर्तन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले चरण को पार कर पाएगा और शायद दूसरे चरण के शिखर तक भी पहुंच जाएगा। अगर वह दूसरे चरण के शिखर तक पहुंच सकता है तो भले ही वह सनी बत्रा से आगे न निकल पाए, कम से कम उसे कोई विनाशकारी नुकसान तो नहीं होगा। 100 बार अभ्यास करने के लिए अपने सच्चे सार, ट्रू एसेंस का उपयोग करने के बाद वेद प्रताप ने आखिरकार शिलालेख, इंस्क्रिप्शन के लिए औपचारिक कदम उठाए, जिसमें सामग्री शामिल थी। अधिकांश शिलालेख गुरु, इंस्क्रिप्शन मास्टर इसी तरह से शुरू करते थे, लेकिन वेद प्रताप के पास अपनी सामग्री को लापरवाही से बर्बाद करने की विलासिता नहीं थी। उसे हर कीमती प्रयास को अत्यंत सावधानी से करना था। 800 सिक्के सोने की लागत वाली सामग्री के इस ढेर के साथ उसे कम से कम एक व्यवहार्य शिलालेख, इंस्क्रिप्शन के साथ बाहर आना था। शिलालेख, इंस्क्रिप्शन के लिए न केवल अच्छी धारणा की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए एक अच्छे शिक्षक, वित्तीय सहायता और सबसे बढ़कर एक शक्तिशाली आत्मा बल की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि शिलालेख, इंस्क्रिप्शन प्रक्रिया में ऊर्जा संरचना को खींचने के लिए किसी को अपनी आत्मा बल का उपयोग करके उत्कीर्णन चिन्हों को नियंत्रित करना होता है। वेद प्रताप की आत्मा बल को पहले ही एक बच्चे के रूप में मापा जा चुका था, और यह एक तीसरी श्रेणी की आत्मा बल भी थी। तीसरी श्रेणी की आत्मा बल और तीसरी श्रेणी की मार्शल प्रतिभा को सभ्य माना जा सकता है। मार्शल आर्ट के इतिहास से दूर एक कुलीन परिवार के लिए यह अच्छा था, लेकिन निश्चित रूप से यह शीर्ष के करीब भी नहीं था। शरीर परिवर्तन चरण, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में मार्शल कलाकारों के पास अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत सारे कारण नहीं थे, इसलिए वेद प्रताप के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया। उन्होंने आत्मा के अंश में पाई गई यादों के अनुसार अपनी आत्मा शक्ति को जुटाना शुरू किया। उन्होंने इस आत्मा शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित किया, इससे परिचित हुए और अपने मन से इसे चलाया। सभी जीवित प्राणियों में आत्मा शक्ति होती है, लेकिन इसे सचेत रूप से चलाने में सक्षम होना एक ऐसी चीज थी जिसे हासिल करने की हिम्मत औसत व्यक्ति के पास नहीं थी। इसके लिए आत्मा कानून के सूत्रों की आवश्यकता थी और दैनिक कठोर अभ्यास की आवश्यकता थी। कई शिलालेख स्वामी प्रतीकों और बुनियादी संरचनाओं की विविधता को याद करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अगर आत्मा कानून के सूत्रों का अध्ययन करने में उनका समय अपर्याप्त था, तो इसका परिणाम यह होगा कि वे आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि कोई आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, तो सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नतीजतन उनके पास इन सामानों को बर्बाद करने की योग्यता भी नहीं होगी।
जैसे ही वेद प्रताप ने आत्मा के नियम के सूत्र को घुमाना शुरू किया, आत्मा के टुकड़े की यादों से एक गहरी शांति की अनुभूति हुई। इसने उसे एक परिचित अनुभूति से भर दिया। यह आत्मा नियम सूत्र जिसका उसने इस्तेमाल किया, जिस बुजुर्ग की यादें थीं, उसने अपनी मृत्यु से पहले इसे वास्तव में भयानक संख्या में इस्तेमाल किया होगा। इस तरह के परिचित एहसास के साथ ऐसा लगा जैसे वेद प्रताप अपने पूरे जीवन में शिलालेख तकनीकों, इंस्क्रिप्शन टेक्निक मेथड का अभ्यास कर रहा था, और उसने महसूस किया कि उसकी थकान दूर हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी अधिकांश आत्मा शक्ति बरकरार थी और उसे यादों से किसी भी नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अदृश्य आत्मा शक्ति ने आकाश पवन घास की जड़ों को खींचना और रस को आत्मसात करना शुरू कर दिया। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वेद प्रताप ने अपने नियंत्रण में रस को विभिन्न आकृतियों में बदलना शुरू कर दिया। कभी कभी वह इसे पतले तार में बदल देता, कभी कभी वह इसे क्रिस्टल स्पष्ट बुलबुले में संघनित कर देता। इस स्तर की सहजता ने वेद प्रताप को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह जानता था कि सस्ते मैनुअल में यह लिखा था कि जो लोग आत्मा कानून के सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें से जिन लोगों में धारणा की जन्मजात प्रतिभा है, उन्हें केवल 1 महीने की आवश्यकता होगी, जबकि कम प्रतिभा वाले लोग आधे साल तक अभ्यास कर सकते हैं और फिर भी कोई परिणाम नहीं मिलेगा। प्रत्येक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर के पास अपना व्यक्तिगत आत्मा कानून सूत्र था। आत्मा कानून के सूत्रों की स्वाभाविक रूप से अपनी अलग अलग रैंकिंग थी, क्योंकि कुछ बदतर थे और कुछ बेहतर थे। इस प्रकार शिलालेख मास्टर्स, इंस्क्रिप्शन मास्टर, स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के आत्मा कानून सूत्रों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ मानते थे। यह कुछ ऐसा था जिसे वे अपने शिष्यों को भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि आत्मा कानून सूत्र सीधे आत्मा बल का उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। यह एक शिलालेख मास्टर, इंस्क्रिप्शन मास्टर के लिए सबसे अधिक महत्व का था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुजुर्ग की यादों में आत्मा को दबाने की रणनीति आत्मा कानून के सूत्रों के शीर्ष पर थी। यहाँ तक कि ओमान कॉन्टिनेंट महाद्वीप के सबसे महान शिलालेख मास्टर्स, ग्रेट इंस्क्रिप्शन मास्टर, भी इस महान बुजुर्ग की तुलना में छोटे मोटे बच्चों से कम नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि वेद प्रताप को यादों से उत्पन्न होने वाले कानून आत्मा सूत्र से परिचितता थी। व्यवहार में उनकी 3री कक्षा की आत्मा शक्ति प्रतिभा 4थी कक्षा की प्रतिभा के बराबर थी, या शायद 5वीं कक्षा की भी। ये वे अनमोल तकनीकें थीं जो यादों द्वारा छोड़ी गई थीं। उनकी 5 उंगलियों ने आसानी से एक सरल मुहर बनाई और आत्मा शक्ति की एक लहर आकाश पवन घास के रस की बूंद में प्रवेश कर गई। वेद प्रताप की उंगलियों ने हवा में एक रेखा खींची जो एक जगमगाती रोशनी से चमक रही थी। आत्मा शक्ति ने आकाश पवन घास के रस के साथ बातचीत की और तेजी से एक सुखद और रहस्यमय रुइन स्माइबल में मिल गई। रुइन स्माइबल एक नाखून से भी छोटा था, फिर भी इसमें एक जटिल ऊर्जा थी। एक ही रुइन स्माइबल के भीतर भी आकार, तकनीक, आत्मा शक्ति की ताकत और अन्य कारकों में सूक्ष्म अंतर के कारण 10,000 शिलालेख मास्टर्स के पास 10,000 अलग अलग अभिव्यक्तियां होंगी, और इनमें कम या अधिक गहराई वाले होंगे। वेद प्रताप यह नहीं बता सकते थे कि उन्होंने जो प्रतीक रुइन स्माइबल बनाया था वह कचरा था या खजाना, लेकिन फिर भी वे अपने परिणाम से संतुष्ट थे। उसने अपना अगला प्रतीक रुइन स्माइबल बनाना शुरू किया। उसने आकाश पवन घास के रस की केवल आधी बूंद का उपयोग किया था, इसलिए उसके पास अभी भी आधी बूंद बची हुई थी। उसने अपनी उंगलियां घुमाई और एक और मुहर बनाई और अपनी आत्मा शक्ति को आधी बूंद के साथ एक और मुहर में संघनित करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही मुहर चमकी, वेद प्रताप की आत्मा शक्ति में हल्की सी हलचल हुई, जिससे आउटपुट में गिरावट आई।
वेद प्रताप केवल देख सकता था कि तरल की आधी बूंद तैरती हुई राख में बदल गई। वेद प्रताप केवल आह भर सकता था और अपनी जीभ काट सकता था। उस एक बूंद को बनाने के लिए लगभग 1 जिन जड़ों की आवश्यकता थी और उन जड़ों के लिए कुछ सिक्के सोने की लागत आई। आम जनता के लिए यह एक पूरे परिवार की मासिक आय थी। यह कल्पना करना कठिन था, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी शिलालेख तकनीकों का अध्ययन करना शुरू किया था, उनके लिए उनकी आत्मा शक्ति को स्थिर रखने का कोई तरीका नहीं था, और इस प्रकार विफलता एक रोजमर्रा की घटना थी और सफलताएं ही असली चमत्कार थीं। पलक झपकते ही कुछ सिक्के सोना हवा में उड़ गया। एक दिन में शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शंस टेक्निक्स का अभ्यास करने पर कुछ 100 सिक्के सोना खर्च करना आसान था। यह वास्तव में पैसे को जला रहा था। असफलता का स्वाद अभी भी उसके मुंह में ताजा था। वेद प्रताप अधिक सतर्क हो गया। उसने अपनी उंगलियों को फिर से मुहर बनाने के लिए हिलाया और एक एक करके उसके हाथों से और शिलालेख इंस्क्रिप्शंस निकले। बेशक वह जितनी बार सफल हुआ, उससे कहीं ज्यादा बार असफल हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, असफलताओं की संख्या कम होने लगी। जैसे जैसे वेद प्रताप ने और अधिक रुइन स्माइबल बनाए, उन्हें पता चलने लगा कि उनकी अपनी अल्प आत्मिक शक्ति बहुत कमजोर है और यह उनके शरीर परिवर्तन के पहले चरण से संबंधित था। शीर्ष स्तर के ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला और ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक के साथ भी वे अधिक समय तक जारी नहीं रख सके। इतनी कम आत्मिक शक्ति का उपयोग करके वेद प्रताप पहले की तरह आसानी से रुइन स्माइबल नहीं बना सके। इसके अलावा आत्मिक शक्ति की कमी के कारण उनमें और अधिक दोष दिखाई देने लगे और प्रत्येक दोष के साथ यह आत्मिक शक्ति की बर्बादी भी थी। जैसे जैसे उनकी आत्मिक शक्ति कम होती गई, वेद प्रताप की शिलालेख प्रक्रिया केवल आधे रास्ते पर ही थी। हालांकि उन्हें आत्मिक शक्ति को बनाए रखने में कठिनाई होने लगी और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके शरीर में आत्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी और उन्हें चक्कर आने लगा। उनके सामने के रुइन स्माइबल कंपन करने लगे, जैसे कि वे टूटने की सीमा पर पहुंच गए हों। वेद प्रताप का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति को स्थिर किया। एक पल में उसकी हथेलियां पसीने से लथपथ हो गईं। उसने लगभग सब कुछ बिगाड़ दिया था। कितने दसियों सिक्के सोना गायब हो गया होगा। लेकिन वेद प्रताप पसीने से लथपथ इंद्रधनुष के अंत में उस चमकते हुए सोने के बर्तन को देख सकता था। वह सीधे